एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत इजी है और इस बैच में काफ़ी होनहार बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो 20 से कम में मेरा काम नहीं चलेगा भाई। 20 एटलीस्ट, आई नीड 20 आंसर्स फ्रॉम दिस बैच। चलो हो जाओ सब लोग स्टार्ट। सर कर दिया। कर दिया, शाबाश। हैंड रेज कर लो बेटा, जिन जिन का हो जाता है हैंड रेज करो, हैंड रेज करके रखो। अरे कैसे पहला ही किया पर। हाँ पहला ही बहुत है बेटा, अब आपके पास समय बच गया, आप दूसरा तीसरा भी कर लो, रिवीजन हो जाएगा आपका। यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम इज द की ना। और अगर लग रहा है नहीं थक जाऊंगी तो मत करो अभी, फिर कर लेना। अभी 49 हुए, 51 पे मैं आंसर्स लूंगा, तब तक जिन जिन का होता जा रहा है बेटा, तीनों ऑप्शंस भी कर सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है। पहला वाला तो बेहद इजी लग रहा है, जैसे 2i कैप 2j कैप लग रहा है, तो हाँ ये एंगल भी इजीली आ जाएगा इसका। अच्छा कुछ कुछ एंगल्स भी होते हैं जैसे जिनको हमें रट लेना चाहिए, जैसे 37.5 डिग्री 37.5, उसके अलावा 51 पॉइंट कुछ होता है एक एंगल, तो ये एंगल होते हैं, उनको भी याद कर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में सीधा आंसर लिखो और निकल लो। नहीं तो कौन निकालेगा साइन 37.5, अगर ये जरूरत पड़ गई तो धुआं हो गए वहीं पे। आता था क्वेश्चन बट धुआं दिख गई, जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ साइन 37.5। तो जो जो एंगल रिपीट हो रहे हो तो उनको भी रट लेंगे, जरूरी नहीं है कि 30 हम लोग 30 पे रुके, 45 60 90 सब इन्हीं पे बात करें। जिन जिन का होता जाएगा बेटा हैंड रेज कर लेंगे सब लोग। सर एंगल सबके साथ सर, जो एक्स का ही निकालना है सर एंगल। क्या बेटा? एंगल निकालना है ना सर, जो एक्स एक्सिस के साथ है सर वही निकालना है एंगल। हाँ जी बेटा, एक्स एक्सिस के साथ ही निकलेगा ना। हमने बाय डेफिनेशन वाइल वी वर डिफाइनिंग थीटा, तो थीटा एक्स एक्सिस के साथ ही तो डिफाइन किया था, तो थीटा निकाल लेंगे हम लोग। निकाल तो वाई के साथ भी सकते हैं, बट एक्स के साथ निकालना है। और 2D वेक्टर्स हैं, 2D में जो एक्स के साथ आएगा 90 माइनस दूसरा उसके साथ वाई के साथ हो जाएगा। भाई 51 हो गया, ओनली 5 स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने अभी तक किया है इसको। सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी पोस्टपोन नहीं करेगा चीज को। अगर आपने पोस्टपोन किया और ये सोचा कि मैं ये अभी नहीं करता फिर कर लूंगा, तो वो फिर कभी समय नहीं आएगा बेटा, वो वाला फिर वाला समय तो नहीं आता है। 11th इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम। 12th में बोर्ड का प्रेशर रहेगा और अलग अलग तरीके के प्रेशर रहेंगे लाइफ में, तो बेटर इज कि अभी कर लो, क्लास में कर लो, ये वाला टाइम वेस्ट मत करो। अटेम्प्ट जरूर कर लो, ताकि गलती यहीं पता चले, हम लोग सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ मैं कहाँ तक पहुंचा था और राइट आंसर क्या था। तो दैट शुड बी अवर टारगेट। अरे भाई 1 मिनट और हो गया, अभी भी 5 ही बच्चे हैं। इन्हीं 5 बच्चों की क्लास लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए क्या? सब लोग करो भाई। चलो 8 बच्चे आए, 53 होते ही हम आंसर्स लेंगे बेटा। अब आंसर्स कैसे लेंगे? मैग्नीट्यूड, एंगल एंड यूनिट वेक्टर।
ठीक है बेटा, हैंड रेज ही रखेंगे ना, मैं पूछता रहूंगा, हैंड नीचे नहीं करेंगे। सानिया बताओ बेटा, पहले का आंसर क्या है आपका? मैग्नीट्यूड खाली बताओ बस। मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड तो मेरा √8 आया। ठीक है, बाकी और मत बताओ, और दूसरे बच्चे से पूछेंगे। ठीक है, अवंतिका बताओ एंगल। सर नेक्स्ट का सर मैंने नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड ही निकाले। फर्स्ट का ही बता दो, फर्स्ट का एंगल। सर मैंने मैग्नीट्यूड ही निकाले, एंगल में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो सेकंड का मैग्नीट्यूड बता दो फिर। सर 4। 4, ठीक है। गुंजन बताओ बेटा, फर्स्ट का एंगल क्या है आपका? टेंजेंट 45। टेंजेंट ऑफ 45। टेन 45 क्या होता है? 1। 1। सर 1। सर ठीक, 1। ठीक है। तो एंगल तो 45 हुआ ना, हाँ ठीक है, 1 आ रहा है तो एंगल 45 हो गया, ठीक है बेटा। तो 10 45 नहीं बोलेंगे, इसको 45 बोलेंगे, ठीक है जी। और अरे हाथ नीचे कर लिए सबने, ये कैसा सोल्व किया था? हाँ राजकुमार आप बताओ बेटा, यूनिट वेक्टर क्या आया पहले सर वाले का? थर्ड का मैग्नीट्यूड 8। अच्छा √8। अच्छा, और ये बताओ यूनिट वेक्टर क्या आया पहले वाले का? नहीं किया आपने? अच्छा, किसी ने किया फर्स्ट पहले वाले का यूनिट वेक्टर? सर 1 आएगा क्या? 1 नहीं आएगा क्या? वो तो लिख लेते हैं, 1 आएगा क्या? चलो 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नहीं आएगा बेटा, वो थोड़ा आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखना पड़ेगा हम लोगों को, देखते हैं चलो। ठीक है, तो हम लोग पहला सोल्व करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, जैसी हालात अभी स्टूडेंट्स की हो रखी है उस हिसाब से तीनों करने पड़ेंगे सोल्व। ठीक है, √8 वैल्यू बताई है कि किसी बच्चे ने, किसी ने? चलो चलो बेटा, फर्स्ट वन सोल्व कर रहे हैं, राइट? हमें गिवन है वेक्टर R1। वेक्टर R1 गिवन है, क्या दिया है? 2i कैप प्लस 2j कैप। अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या था? मैग्नीट्यूड लिखने के लिए दोनों साइड बार लगा दूं, ठीक है, इसको R1 के इक्वल लिख दूं, ये क्या होगा? R ये होगा RX, यानी कि x कंपोनेंट, RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर। तो RX क्या है? RX वो है जो आई कैप के साथ लिखा हुआ है, यानी कि 2 2। स्क्वायर प्लस RY क्या है? ये भी 2 स्क्वायर। तो दिस मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 √8, यानी कि 2√2। ठीक है ना? ये तो सबको आता है ना कि √8 2√2 के बराबर कैसे हुआ। यस सर। ठीक है जी। यस अब सर। अब हमें पता है कि वी हैव RX एंड RY। अब वी नीड टू फाइंड आउट एंगल। तो टेन थीटा जो था, टेन थीटा वाज नथिंग बट RY/RX। देखो, बहुत काल में ले जाते हैं आपको, ये देखो नीचे, ये लिखा सर हुआ। मतलब tan ही निकालना है? हाँ बेटा, थीटा निकालना है ना, एंगल का मतलब क्या है? ये थीटा था, ये थीटा क्या था? यहाँ पे देखो, ये थीटा एंगल था ना, विद किसके? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ एक वेक्टर आर है, वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा। उस थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी? टेन थीटा R/Y/RX। भाई आप तो ये करते ही हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो बेस के साथ कितना एंगल? यहाँ पे बेस क्या है? एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से यानी बेस के साथ क्या एंगल बना रहा है? दैट इज टेन थीटा। और वो क्या होगा? वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, दैट इज RY, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट RX। तो RY/RX तो हमें पता ही है ना, यहाँ क्या था? RY यहाँ से पता है, RX 2 यहाँ से बाय पता 2 1 है आएगा ना? तब। 2/2 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें थीटा क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1। क्या है ये वैल्यू? 45 डिग्री। भाई हमें पता है 10 45 1 होता है, तो 45 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री। एक बच्चे ने निकाला था, वेरी गुड बेटा। ठीक है, उसके अलावा अब तीसरी बात होगी, तीसरी बात इज क्या? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि R1 वेक्टर को हम डिवाइड कर दें R1 से। ठीक है बेटा, R1 वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप। इसको डिवाइड करेंगे किससे? 2√2 से। √2। क्यों? क्योंकि 2√2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। उसे डिवाइड कर देंगे, देखो अब, यानी कि 2/2√2 आई कैप प्लस 2/2√2 जे कैप। भाई दोनों की साइड अलग अलग लिख दिया, दैट इज नथिंग बट 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो ये क्या हो गया? ये यूनिट यूनिट वेक्टर हो गया हमारा। भाई डिवाइड कर दिया, दो से दो काट दिया, नीचे 1/√2 बच गया, ये 1/√2। तो कोई यस बच्चा सर। यूनिट वेक्टर भी निकाल पाया था क्या?
अभी नहीं निकाल नहीं पाए। सर। ठीक है, अब यही कहानी हमें करनी है थर्ड वाले के साथ। सेकंड वाला थोड़ा लंबा पड़ेगा, दिक्कत आएगी। यही तीनों की तीनों चीज मेरे को R3 के लिए निकाल दो सब बच्चे। ठीक है, आपको अब फिर से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जो जो कंफ्यूज थे वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो। सब लोग करेंगे R3 के लिए, जिनका हो जाए सेम चीजें फॉलो करेंगे, हैंड रेज करेंगे, देन आई विल आस्क फॉर द आंसर। चलो बेटा, R3 के लिए है ना, यहाँ से हिंट भी ले सकते हो। जो डिस्प्ले पे सॉल्यूशन है, मैं मिटा नहीं रहा इसको, यहाँ से आप हिंट लेते रहो और R3 के लिए कैलकुलेट करेंगे सब लोग। करो, शाबाश। अभी मेरे को चाहिए 15 बच्चे कम से कम। अभी नहीं मैं मानने वाला, क्लास नहीं बढ़ाएंगे नहीं तो आगे। पहले यही क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि झूठ मूठ का सिलेबस पूरा करने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ तो लिया सब कुछ, आता नहीं कुछ भी, तो हो गया क्या, धुआं, सब धुआं। और धुआं क्या दिखेगी, धुआं ऐसी दिखेगी कि पहले तो कुछ कर भी आते, इस कॉन्फिडेंस में नेगेटिव मार्किंग का लपेटा खाओगे कि पढ़ा तो सब कुछ है, तो नेगेटिव नेगेटिव सब गलत कराओगे। तो इसलिए अच्छा है कि जो पढ़ें दिल से पढ़ें, और जो पढ़ लिया उससे क्वेश्चन जरूर निकल जाए हमारे। अगर 40% भी ऐसा करके निकल गए ना एग्जाम में, तो जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं भाई, वो तो सिलेक्टेड हो जाएंगे। बाकी हम 80% तक टारगेट करेंगे कि 80% सिलेबस दिल जान से कर लें और फिर एग्जाम में करके आ जाए। सेलेक्टिवली सिलेबस छोड़ भी देंगे अगर हमारे को लगेगा कि यार ये बहुत फ्रूटफुल है नहीं, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आज तक किसी ने पूछा नहीं, पूछेगा नहीं, तो उनको फटाफट पढ़ते हुए निकल जाएंगे, थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा करेंगे। अगर बाद में हमें लगेगा कि रिवीजन करना इज मोर इम्पोर्टेंट, जो चैप्टर्स हमने कर लिए उनका रिवीजन करके वहां से क्वेश्चंस लगाना इज मोर इम्पोर्टेंट, तो हम कुछ कुछ छोड़ भी सकते हैं बाद में 12th में। अभी सब हो करते गया हुए सर। चलेंगे। हो गया बेटा? सर हो गया। ठीक है, वेट करो, अभी 15 बच्चे हो जाएं तब देखते हैं। 5 आए अभी। थर्ड वन के लिए करनी है यही सारी स्टेप्स। वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। सब लोग करते रहो यार। अब मेरे को अगले टेस्ट में 100 से ऊपर कम से कम तुम्हारे बैच से एटलीस्ट आई नीड 10 स्टूडेंट्स जिनके 100 से ऊपर नंबर आए 10 में से। और दैट इज वेरी मच अचीवेबल। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता या कुछ ऐसा अलग सी बात है। 120 में से 100 ही तो लाना है यार। बहुत बच्चे लाए हैं, और एक बच्चा तो 120 भी लेके आया तुम लोगों को। हम खुद हैरत में है यार कि एक क्वेश्चन गलत होने के बाद 120 कैसे आ गए उनके। तो या तो कुछ घपला है या फिर बहुत लक्की बच्चा है। सर महान लोग हैं। हाँ, महान लोग हो सकते हैं। महान आत्मा सर। हाँ, क्वेश्चन गलत हो गया फिर भी वही फुल नंबर है। तो ऐसे लोगों को सलाम है हमारा। कल तो कोई देख क्वेश्चन तो कैसे सर फुल मार्क्स? बेटा, एक क्वेश्चन नहीं था जिसमें वो 10⁻³ मीटर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू ऐसे पूछ रखा था, जिसमें 4 ऑप्शन यस गलत थे। यस अगर सर। अगर किसी ने फुल मार्क्स पाया है कोई, तो यानी वो गलत क्वेश्चन का भी वो कुछ ना कुछ सही आंसर दे के आया है, जो लोग जो इधर सिस्टम में फीड था। तो कुछ या तो कुछ घपला होगा या फिर मे बी तो सर कई क्या बार बोलते हैं कि गलत हुआ तो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगी? नहीं, गलत किया नहीं ना उसने, फिर यहाँ पे कर दिया होगा ना। यहाँ पे सिस्टम में कोई तो करेक्ट आंसर फीड होगा ना उसका, तो उसने वही टिक किया होगा, फिर फुल मार्क्स इसलिए आए ना। तो सर वो फिर उसका लक हुआ ना तो फिर। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि या तो बहुत लक्की होगा वो बंदा फिर। कोई नहीं, मेन बात तो ये है ना कि जो बच्चे अपनी मेहनत से कर रहे हैं उनका कंसिस्टेंटली सेम अच्छा मार्क्स आएगा। ऐसा नहीं कि एक टेस्ट में आ गया, 2 में आ गया, उनका कंसिस्टेंटली अच्छा आएगा। 11 यस बच्चे सर। आ गए, 4 बच्चे और आ जाओ भाई, फिर देन वी विल डिस्कस। करो भाई, वी आर 40 में से 15 इज टू टू लो है टारगेट यार। बहुत कम टारगेट रख रहे हैं हम लोग। मैं आपको ये बोला करूंगा कमिंग चैप्टर्स में कि 40 स्टूडेंट्स हो, 35 बच्चों के आंसर्स चाहिए। और थोड़ा एक्शन में आ जाओ। पहली क्लास है, 6:30 बजे क्लास होती है, कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। फुल एनर्जी में आप लोग होते हो, फुल में हम होते हैं। सर मैं क्लास का वेट कर रही होती हूँ। अच्छा, तो बेटा ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। इससे पहले हम नहीं ले सकते यार, सब लोग सब बच्चे अवेलेबल नहीं होते ना। सर ये भी नहीं एक इशू। होते, ट्यूशन होती है। ट्यूशन ट्यूशन भी पढ़ के आए हो आप लोग? सर वही तो टेंशन। अरे भाई, भगवान बचाए तुम्हें। पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर कोचिंग, वो भी ये ऑनलाइन वाली। सही है। और सर फिर टीचर बोलते हैं कि घर पे करते क्या हो, तुमको कोई काम ही नहीं होता है। यस सर। कोई नहीं बेटा, रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। हाँ, पर ये है कि अगर इतने सारी जगह पे आप इन्वॉल्व हो ना, तो
ये ध्यान रखना कि चीजें बैलेंस तो आउट करनी पड़ेंगी आपको। अल्टीमेट टारगेट इज जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लोगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले, उतने तुम्हारे चांसेस है सिलेक्शन के। तो यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस। अब उसके लिए आपको क्या चीज बैलेंस करनी है, कहाँ करनी है, वो आपका पर्सनल चॉइस रहेगा। ठीक है बेटा, अब मेरे को बताओ फर्स्ट का आंसर। अनम्यूट करके सब लोग बताएंगे, ऐसे पूछ नहीं सकते, ऑप्शन अपने पास ए बी सी डी का नहीं है। अनम्यूट करके सब लोग एक साथ बताएंगे। बताओ मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड 9√2। 9√2 ठीक है। 9√2 है सर। एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। 45 और यूनिवेक्टर 1/√2 1 बाय प्लस रूट टू। रूट जे कैप। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो इसको भी देख लेते हैं कितने बच्चों का आ गया। अब ये जितने बच्चों का आ गया जो समझ पाए वो हैंड रेज कर लो, जिनका ये आंसर आ गया और जो ये चीज समझ पाए हैं, जिनको अभी धुआं कम दिख रही है थोड़ी। 24 स्टूडेंट्स, चलो अच्छी बात है। जिनको अभी नहीं आ रहा वो बेटा ध्यान से सुनेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, फिर इस नोट्स को पढ़ेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के और करेंगे, फिर आपको भी समझ आने लगेगा। चलो जी, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। वी आर गिवन विद R3। R3 हमें दे रखा है, दैट इज 9i कैप प्लस 9j कैप। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, बस सीधी वैल्यू उठाई और वो की वो लिखी है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, बार के बीच में लगा दूंगा वेक्टर को, दिस मीन्स कि R3 इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। पहले वाले कंपोनेंट को उठाओ, 9 है उसका स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले को उठाओ उसका भी स्क्वायर कर दो, दिस मीन्स कि वी आर 81 प्लस 81, है ना। अगर उसको ऐड भी करो या फिर आपको सीधा दिख रहा है कि ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होता है, 9 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर चला जाएगा। ये सिंपल कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर को आप पकड़ के बाहर ला सकते हो। कैसे? स्क्वायर बाहर आएगा तो सिंपल 9 बच जाएगा, अंदर 1 + 1 हो जाएगा, तो इट इज 9√2। ठीक है, उसको पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। जब ऐसा आपको दिखे कहीं कि दो बार चीजें हो रही है तो वो अंदर 2 बच जाएगा और बाहर वो नंबर आ जाएगा। कैसे आएगा उसका भी सिंपल है। 81 + 81 आप करते, ठीक है बेटा, अंदर 81 कॉमन ले लो और उस 81 को बाहर ले आओ। बाहर लाने के लिए 81 का अंडर रूट हो जाएगा, देखो ऐसे होगा 81 1 + 1। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √81 टाइम्स √1 + 1। तो ये क्या हुआ, 9 इंटू √2। तो ये हुआ ना 9√2। तो ऐसे कर सकते थे हम चीज को। तो ये शॉर्टकट आपको बताया कि अगर ऐसा दिखे तो कर लेना। तो 9√2 इज मैग्नीट्यूड। 9√2 आ गया आपका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके बाद हमें एंगल फाइंड आउट करना है। tan थीटा इज इक्वल टू RY/RX। tan थीटा इज इक्वल टू RY/RX। आर वाई क्या है, जो आई कैप के साथ कंपोनेंट, जे कैप के साथ जो कंपोनेंट लिखा है दैट इज आर वाई, क्या है 9। आर एक्स क्या है, जो आई कैप के साथ लिखा है वो भी 9 है, दैट इज 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, दिस मींस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1। ऐसे केस में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 45 डिग्री। वी नो tan 45 इक्वल्स टू 1, 1 है ना। तो इस हिसाब से थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। उसके बाद बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर R3 को डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R3 से। दिस मींस वी विल बी डिवाइडिंग 9i कैप प्लस 9j कैप बाय 9√2। इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, हर एक टर्म के नीचे लिख दो 9√2 आई कैप प्लस 9/9√2 जे कैप। और थोड़ा सोल्व करोगे तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो ये आ गया हमारा क्या, यूनिट वेक्टर। तीनों चीजें आ गई। अब इसी हिसाब से सेकंड भी कर लेना, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा तो हो जाएगा, सेम स्टेप है। ठीक है, चलो अब हमने सीख लिया कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, वेक्टर की नौबत क्यों आई कि व्हाई डिड वी रिक्वायर्ड वेक्टर्स, ऐसा क्या दिक्कत आ गई कि वेक्टर्स की जरूरत पड़ गई। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस कर लिए, 2D में कैसे डिफाइन करते हैं, 3D में कैसे डिफाइन करते हैं, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एंगल क्या होते हैं, थीटा, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड, 3D में, तो वो सब हमें पता चल गए। अब बात करते हैं वेक्टर एलजेब्रा। अब हमें ABC, हमें गिनती तो आ गई, 1 2 3 तो हमें पता चल गया। नाउ हम वी विल बी डिस्कसिंग कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है जी। अब वेक्टर एडिशन,
वेक्टर अलजेब्रा का पहला स्टेप है वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाए। इसके लिए हमारे पास 3 लॉ हैं, 3 अलग अलग लॉज हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो इसमें डरना नहीं है। पहली बात तो ये कि ये 3 लॉ नहीं है, ये 3 अलग अलग छिलके हैं, अंदर फल एक ही है। 3 अलग अलग छिलके हैं दीज, ये लगता है कि 3 लॉ हैं बट अंदर की बात इनमें एक ही है। ट्राइंगल लॉ सीख लो, पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ कुछ नहीं है, उसी का थोड़ा सा हल्का सा बदला हुआ रूप है। तो पहले ट्राइंगल लॉ को हम देखेंगे बेटा। अब कोई बच्चा पढ़ो, शगुन आप पढ़ो बेटा, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है ये पढ़ दो ट्राइंगल लॉ की। हाँ पायल आप पढ़ दो बेटा। When two vectors are aligned head to tail, their vector sum or resultant vector is represented by the third side on the completed triangle in the opposite order. ठीक है। जब दो वेक्टर्स हेड टू टेल अलाइंड रहेंगे, यानी कि एक का सर और एक की पूंछ, यानी कि एक का हेड और दूसरे की टेल, अगर हेड टू टेल अलाइंड रहेंगे तो जो तीसरा वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे इसके टेल से और इसके हेड तक, दैट विल बी रिजल्टेंट, यानी वो उसका वेक्टर सम होगा, वो उसका वेक्टर सम होगा या उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अपोजिट ऑर्डर मतलब क्या, जब टेल से स्टार्ट किया था, हेड आया था, फिर टेल आया, फिर हेड आया, अब इधर टेल से टेल टच करा के हेड से हेड टच कराएंगे, दिस मींस कि अपोजिट ऑर्डर है। देखो यहाँ पे वेक्टर ए भी दिख रहा है सबको, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो इसकी पूंछ ये रही, इसका हेड ये रहा, इसकी पूंछ ये रही, इसका हेड ये रहा, ठीक है, टेल एंड हेड आर देयर। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 1 किया हमने कि ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर बी विद द हेड ऑफ वेक्टर ए। टेल ऑफ वेक्टर बी ये थी, हेड ऑफ वेक्टर ये था, दोनों को ज्वाइन कर दो, स्टेप 1 पूरा हो गया। स्टेप 2 हमने किया कि ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। ये तो ए बी सी मान लो इसको, ए ये बी ये सी, ठीक है, ये 3 पॉइंट मान लिए। अब ये ए बी सी है ना, वेक्टर से अलग है, वेक्टर के सर पे है एरो लगा हुआ है, वेक्टर के ऊपर एरो हेड होता है। ए बी सी आर जस्ट पॉइंट्स, कोई भी हमने 3 अलग अलग बिंदु ले लिए, 3 अलग अलग पॉइंट ले लिए, इन तीनों पॉइंट को हमने स्टडी किया। तो हमने क्या किया, ए से बी तक जो वेक्टर था वो वेक्टर ए था, बी से सी तक जो वेक्टर था वो वेक्टर बी था। अब हमने क्या किया बेटा कि एक वेक्टर ए की टेल से लेके और वेक्टर बी के हेड तक अपोजिट ऑर्डर में, देखो पहले ऑर्डर क्या था, ऐसे जा रहे थे, अब अपोजिट ऑर्डर क्या किया, इधर से चल दिए दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट ऑर्डर में मैंने ज्वाइन कर दिया वेक्टर ए से पॉइंट सी तक। तो ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, तो ये जो वेक्टर होगा जो उल्टे ऑर्डर में इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहा होगा, वही वेक्टर कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और वही क्या होगा, वेक्टर सम होगा, किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो वेक्टर जो आर आया दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, और दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। तो यही तरीका है कि आप वेक्टर, दो वेक्टर गिवन है, हेड टू टेल ज्वाइन कर दो और तीसरा वेक्टर उल्टे ऑर्डर में ड्रॉ कर दो ताकि एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए। जैसे ही ट्राइंगल कंप्लीट होगा तो जो वेक्टर आएगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। यही है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी लॉ को बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। तो एक ज्योमेट्रिकल लॉ है ये, हमें ज्योमेट्रिकली बता रहा है कि जब आप जोड़ दोगे तो जो वेक्टर आएगा दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। इसी बेसिस पे, इसी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पे अगर हम थीटा लें और उस थीटा के हिसाब से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैंने डिराइव कर रखी है पैरेललोग्राम लॉ के लिए, तो आपको वो दिखाऊंगा अभी। तो ये सबको समझ आया कि उल्टे ऑर्डर में जब हम ड्रॉ करके पॉइंट टेल टू हेड ले जाएंगे तो जो वेक्टर बनेगा दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और वही होगा क्या, वेक्टर सम। ये सबको समझ आया ये वाली बात, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना। अच्छा शगुन को नहीं आया, सॉरी सर, नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन्हीं के हिसाब से चलना है कि ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर बी टू हेड ऑफ वेक्टर ए। बी के टेल को वेक्टर ए के हेड से जोड़ दिया, जुड़ गए सब। अब ये देखो ऑर्डर हमारा क्या था, ये गए और ये गए। अब अगर सेम ऑर्डर में होना होता ड्रॉ तो ये ऐसे होता, यानी कि हमें ऐसे वेक्टर ड्रॉ नहीं, हमें अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, ए टू बी, बी टू सी तो हमने जोड़ दिया,
अब ये वाला ऑर्डर ऐसे था, हम उल्टे साइड से ऑर्डर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस ऑर्डर में हमने लिया तो ए से सी तक जो वेक्टर ड्रॉ होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट, यानी वही वेक्टर होगा जो वेक्टर सम होगा इन दो गिवन वेक्टर्स का, ठीक है। बस इतनी सी बात है। एंड दिस इज, इस बात को हम क्या बोलते हैं, दिस बात इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की दुनिया में इसी बात को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से जाना जाता है। चलो, अरे यार फिर से फ्रीज हो गया ये। सर ठंड बढ़ गई है ना। हाँ, ये इसको भी बेचारा ठंड लग रही है, सही बोल रहे हो तुम लोग। सर बाहर बर्फ पड़ने वाली है इसलिए भी फ्रीज हो गया। हाँ बेटा, सही बात है। देखो पैरेललोग्राम लो, पहला था ट्रायंगल लो, दूसरा था पैरेललोग्राम और तीसरा था पॉलीगॉन लो। सब एक ही बात है, बस छिलके अलग हैं, फल एक ही है दोनों तीनों में। देखो अब पैरेललोग्राम लो पढ़ो अवंतिका। Sir, if two vectors are oriented tail to tail, represented two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented by the included diagonal of the completed parallelogram. ठीक है, सिर्फ अंग्रेजी बदल गई है, तब इसको देखोगे तो बात ये लगेगा यार बात तो वही है, बस दूसरे तरीके से बता दी। अब देखो पहले हम ज्वाइन, हाँ, इनिशियली वी वर ज्वाइनिंग हेड टू टेल। अब क्या करेंगे, जो दो वेक्टर है उनकी टेल से टेल ज्वाइन कर देंगे और बचे हुए पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे सिमिलर वेक्टर से। उसका जो डायगोनल आएगा, इन दोनों के बीच से एक डायगोनल स्टार्ट होगा, जैसे ये वाइट पेंसिल है, ऐसा कुछ डायगोनल होगा, वो डायगोनल डिफाइन करेगा कि रिजल्टेंट क्या है, एंड दिस इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ। देखो बेटा, वेक्टर ए डी था, ए बी था, इनके हमने टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया पॉइंट ए पे, बचे हुए को कंप्लीट कर दिया सिमिलर वेक्टर से, ये बना दिया, ये ऐसे बना दिया। तो ये क्या है, ये वेक्टर डी सी है, डी से सी, ये वेक्टर बी सी है। अब यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी, वैक्टर ए डी इज इक्वल टू वैक्टर बी सी, इक्वल है दोनों वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर ऐसा लिख सकते हो आप सेफली, वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी, ये बात लिख दी। इस तरीके से हम वेक्टर दो इक्वल वेक्टर बना के पैरेललोग्राम को क्लोज कर देंगे। फिर जो इनके बीच का ये डायगोनल बनेगा, ये यहाँ पे जैसे यहाँ बना है वेक्टर आर, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी का रिजल्टेंट यही वेक्टर होगा। देखो पहले क्या था बेटा, पहले टेल टू हेड ज्वाइन कर रहे थे, ये भी तो सेम ही बात हुई। ए डी का हमने कॉपी बना लिया बी सी, ए डी बी सी के बराबर है ना, उसको यहाँ रख दिया। और इनिशियली ट्रायंगल लॉ में क्या कर रहे थे, यहाँ सीधा एडी को यहाँ ले आ रहे थे, तो बाकी सबको भूल जाओ इन सबको। तो यही था ए बी और एडी टेल टू हेड ज्वाइन कर दो, तो जो अपोजिट ऑर्डर में डायगोनल ज्वाइन करेगा ट्रायंगल को फिनिश करेगा, दैट इज रिजल्टेंट। अब यहाँ पे क्या कर दिया, उनकी एक एक कॉपी बना लो, पैरेललोग्राम फिनिश कर लो, और बात वही आ रही है, सेम चीज है, बस नाम अलग है। शायद दो अलग अलग साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने नाम कमाने के लिए ऐसा कर दिया होगा कि मैं तो अलग तरीके से लिखूंगा। देखो सोचते होंगे बच्चे पागल हैं, उनको पता चलेगा नहीं, सब ये सोचेंगे कि ठीक है भाई कोई नई बात है, बट हमें तो दिख रहा है यार, दिस इज नथिंग बट वेक्टर एडी। ये तो देख पा रहे हो ना सब लोग, ये एडी तो है, एडी के बराबर है, मतलब एडी है। Yes, sir. तो ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा था कि वेक्टर एडी ए बी और एडी को क्या करूं, टेल टू हेड ज्वाइन कर लो, कर लिया। तो अपोजिट ऑर्डर में, यानी कि इनसे उल्टे ऑर्डर में जो वेक्टर इसको ट्रायंगल को क्लोज करेगा, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ भी तो दिख ही रहा है हमें इन तीन वेक्टर्स के बीच में, और ये यस सर। पैरेललोग्राम लॉ की डेफिनेशन से पैरेललोग्राम वाली बात हो गई। तो सेम चीज है बेटा, बस डेफिनेशन अलग अलग है। कोई नहीं पूछेगा ट्रायंगल लॉ क्या है, कोई नहीं पूछेगा पैरेललोग्राम लॉ क्या है, सब आपसे वेक्टर एडिशन कराएंगे, जो मर्जी जिस तरीके से आप ऐड कर लो। वेक्टर एडिशन अगर आपको आता है, कंपोनेंट डिवाइड करने आते हैं, थीटा निकालना आता है, हो गया, उतना ही है। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ की एक छोटी सी डेरिवेशन भी है, कि डेरिवेशन क्या है, ये देखो, इससे हमें एक फॉर्मूला निकल के आएगा। पहला तो इसका आउटपुट देख लो, कि आउटपुट देख के हम उसको पहले फल की इच्छा रख लेते हैं, फिर हम कर्म करेंगे। तो फल हमारा ये है आर, इसको हम रट लेंगे, ठीक है। आर मतलब रिमेंबर इट, इसको रटो। ये क्या बोलता है,
कोसाइन लॉ बोलते हैं, कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन का कोसाइन लॉ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, यानी कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। तो ये हमारा आउटपुट आएगा। इसको डिराइव करने के लिए हमने क्या किया, देखो ट्राइंगल ए ई सी, देखो यहाँ पे कहाँ बन रहा है ट्राइंगल ए, ई कहाँ है भाई, ई और सी। तो हमारे पास दो वेक्टर थे, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, उन दोनों का हमें वेक्टर सम निकालना है। देखो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का वेक्टर सम निकाल रहे हैं, तो हमने क्या किया, इनको हेड टू टेल जोड़ लिया, इसके हेड से दूसरे का टेल जोड़ दिया, और ये जो हमारा बनेगा वेक्टर आर, दैट इज द वेक्टर सम। अब हमें आर के अलग अलग कंपोनेंट निकालने हैं, तो आर का कंपोनेंट कैसे निकलेगा, एक्स के अलोंग, उससे एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर लेंगे। तो जो इस एंगल की यहाँ पे एक्स की तरफ शैडो आएगी या फिर इसका जो कंपोनेंट आएगा वो ये होगा, यहाँ से लेके और इस पॉइंट तक जहां तक ये आर आर का हेड आ रहा है। और वही अगर हम वाई पे करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि वाई पे जो इधर आ रहा है, ठीक है, और ये वाली ऊंचाई जो होगी यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक, वो क्या होगी, आर वाई होगी, रिजल्टेंट आर वाई कंपोनेंट, ये आर एक्स होगा। तो अब आर एक्स और आर वाई को अगर हम इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर लें तो क्या हम वेक्टर आर को निकाल पाएंगे? तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट आर एक्स इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू के टर्म्स में आर एक्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ये आर एक्स जो है, क्या आर एक्स पी प्लस समथिंग है? भाई पी तो यहां से यहां तक आ गया, इसमें कुछ और पार्ट जुड़ा हुआ है, ये वाला, इन दोनों के जुड़ने से बना आर एक्स। तो पी को एज इट इज रख दिया, और ये जो बची हुई पार्ट है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ यहाँ पे जो है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको क्यू की मदद से कौन क्या कंपोनेंट आ रहा है वो निकाल लेंगे, क्यू की मदद से इसका क्या कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। तो क्यू है, ये एंगल थीटा है, हमें पता चला, इस थीटा के हिसाब से हमने निकाला कि इट इज नथिंग बट क्यू कॉस थीटा, क्योंकि ये बेस है नीचे वाला, ये परपेंडिकुलर है, क्यू अगर हाइपोटेन्यूज है तो इस हिसाब से दिस इज नथिंग बट क्यू कॉस थीटा। तो इन दोनों को ऐड कर दें, पी और क्यू कॉस थीटा को, तो हमारा क्या आएगा, आर एक्स, यानी रिजल्टेंट वाले का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, एक्स की डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है वो क्या होगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली आर वाई में निकालें तो आर वाई कुछ नहीं है, आर वाई तो सीधा दिख रहा है, इट इज क्यू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई जो है दैट इज क्यू कोस थीटा। और ये क्या है, ये हमारा वाई कंपोनेंट है आर आर वेक्टर का। तो आर वाई हमारा हो गया, आर वाई हमारा हो गया क्यू साइन थीटा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये हमने अलग अलग कंपोनेंट निकाल लिए, फिर लिख दिया इनको साथ में, फैक्टर आर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट आई कैप वाई कंपोनेंट टाइम्स जे कैप, यानी पी प्लस क्यू कोस थीटा था उसको आई कैप से मल्टीप्लाई किया, और जो उसका वाई कंपोनेंट था आर वाई को लिखेंगे किसके साथ, जे कैप के साथ। क्यों? क्योंकि जे कैप हमारा यूनिट वेक्टर होता है अलोंग वाई एक्सिस, तो उसके साथ लिख दिया। फिर हमने इनको सोल्व किया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो पहले वाले का आर एक्स का स्क्वायर किया यानी पी प्लस क्यू कोस थीटा का स्क्वायर, फिर आर वाई का स्क्वायर किया यानी क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करके जब अंदर ले गए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, उसके हिसाब से क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो प्लस गया, बी स्क्वायर प्लस है ना, 2ab 2ab। तो देखो क्यू कोस थीटा का स्क्वायर है वो क्या होगा, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो इसको एक्सपेंड करके कर लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा, ये एकदम से दो चार स्टेप हमने स्किप करा दिए इधर। देखो बेटा यहाँ पे ये होगा, इसके बाद कर रहे हैं हम लोग, आर की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज अंडर रूट ऑफ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू कोस स्क्वायर थीटा का क्या होगा, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2p क्यू कोस थीटा, ठीक है। पहले वाले का तो स्क्वायर हो गया, अब इसमें ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो पी स्क्वायर एज इट इज आ गया प्लस 2pq कोस थीटा एज इट इज आ गया, प्लस अब इसमें हम क्यू स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1
ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटीज रट लेंगे। देखो कुछ स्टूडेंट का पता है मुझे कि उनको ये चीजें याद नहीं होंगी, तो फिर एकदम से लग रहा होगा अच्छा सर बोल रहे हैं तो शायद होता होगा, चलो मान लेते हैं। तो ये मानना नहीं है हमें, हमें ये चीज करते हुए चलनी है। जब आप ये नोट्स पढ़ोगे तो आप इनको रिवाइज करोगे, देन यू शुड लुक एट द रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज ऑल्सो, तो आपको एक बार फॉर्मूला का भी पता चल जाएगा। और दूसरा, हाँ, हम लोग आपको, अगर आपके पास शीट नहीं है, फॉर्मूला शीट, वैसे तो ये चीज रेडिली अवेलेबल रहती है हर जगह, बट इफ इट इज नॉट देयर, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा एक कॉमन डिफरेंशिएशन वाली और ये ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज वाली, उनको आप रट लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, दिल दिमाग सब में घुसा लेंगे, ताकि आपको याद आ जाए। देखो यहाँ पे ये वैल्यू आई, यही तो ये है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos थीटा। कोई नई बात नहीं है, सिंपल वेक्टर एडिशन किया है, बट इसी चीज को बोलते हैं, जो ब्रैकेट में मैंने रिमेंबर करने के लिए डाला है, इसको बोलते हैं कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि इसमें कोस है, इसलिए कोसाइन लॉ बोल दिया। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो हमें डायरेक्शन का क्या पता था बेटा, टेन थीटा हमने देखा था, टेन थीटा क्या था, RY/RX, RX। है ना, परपेंडिकुलर कर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर था वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था, सर हाइपोटेन्यूज क्या था, जो एक्स डायरेक्शन में था। तो RY/RX, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब RY क्या है, RY वो होता है जिसको जे कैप के साथ लिखते हैं, RX वो होता है जिसको आई कैप के साथ के लिखते हैं। साथ वैल्यू पुट करेंगे, Q sin थीटा डिवाइडेड बाय क्यू P cos प्लस थीटा। P प्लस क्यू कोस थीटा। बेटा P भी तो है साथ में, इसको ना P हो तुम, इसको यहीं छोड़ दो, P प्लस क्यू कोस थीटा। इसको क्या किया, टेन, टेन एल्फा, बिकॉज एल्फा यहाँ पे था बेटा, थीटा नहीं लिया हमने, थीटा वाज इनिशियली 2 वहां पे कर रहे थे, यहाँ एल्फा है, देखो यहाँ से लेके एल्फा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल है। तो इस पिक्चर में ये एल्फा लिया गया है, तो टेन एल्फा इज, एल्फा ले लेंगे, देखो एल्फा ये है। तो सेम ही बात है, तरीका अलग है लिखने का। वंस यू गेट द थिंग कि भैया करना क्या है, तो ये चीजें सिंपल है, छोटे छोटे फॉर्मूला है, लगाते जाओ करते जाओ। अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी विल लीव फॉर द डे। 5 मिनट बचे हैं, करो बेटा। किसी को डाउट है पिछले वाले में, डाउट है तो बताओ भाई। सर ठीक है, वो उसमें हमने सिर्फ मतलब वही याद रखना है ना, रिलेशन जैसे आप एंड में जो निकला था हाँ हाँ मैग्नीट्यूड। बेटा वही रखना है, वही रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप हर चीज़ों की डेरिवेशन नहीं कर सकते ना, और डेरिवेशन तो वैसे आती भी नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या ही दिक्कत है। कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कोस थीटा, बस ये याद रखो, हो गया। और ये इक्वल टू क्या है वो भी देख लो, लेफ्ट साइड वाला, हाँ जी मैग्नीट्यूड के आर। स्क्वायर के, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के होता है बेटा इक्वल, जो मैंने आपको बताया, अगर उस पूरे को अंडर रूट में रख दोगे तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और थीटा निकालना है तो टेन एल्फा निकाला, टेन एल्फा इज RY/RX, आर वाई था क्या था, आर वाई था क्यू साइन थीटा, इधर से जो निकला, और दूसरा था P प्लस क्यू साइन थीटा। अब ये क्वेश्चन करो फटाफट सब लोग, फिर देखते हैं। शाबाश बेटा, किसका हुआ, ठीक है। थोड़ा अंग्रेजी का खेल है, बाकी इतना आसान क्वेश्चन है, हद से ज्यादा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 2 सेकंड में करना है, और थूक के निकल लेना है ऐसे क्वेश्चन पे कि थूक कितना गंदा क्वेश्चन दिया है, छी छी छी, और आगे बढ़ जाना है। बहुत इजी है, करोगे 2 4 क्वेश्चन ऐसे लगा लोगे तो बहुत इजी लगेगा कि यार दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल। थोड़ा अंग्रेजी बता देता हूँ जिनको समझ नहीं आ रही। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर्स, यानी कि रिजल्टेंट है दो इक्वल वेक्टर्स का, वो भी किसके बराबर है, उन्हीं दो वेक्टर्स के बराबर है,
तो मेन बात आ रही है भैया, फॉर एग्जांपल वेक्टर p है दैट इज इक्वल टू वेक्टर q एंड दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स। तो p इक्वल टू q इक्वल टू r, ये चीज आ रही है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अब हमें थीटा निकालना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन p एंड q, बताओ। देखो जिनको ट्रिक पता थी इतना इजीली, इतना ही फास्ट निकलना था आंसर। जब आपको दोबारा से यही क्वेश्चन कहीं दिखेगा तो आप भी इतना ही फास्ट निकालोगे। भाई वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r इज रिजल्टेंट ऑफ p एंड q। इसको डिस्कस करूं क्या? मैं ही करूं क्या डिस्कस बेटा, या कुछ बच्चे कर रहे हैं? हाँ, एक एक और स्टूडेंट ने कर लिया है, शाबाश। देखो देख लेते हैं बेटा, आंसर क्या है आपका? शाह समर, क्या है बेटा आपका आंसर? मैं नाम भूल जाता हूँ यार तुम्हारा। सर 120 डिग्री। 1 पॉइंट, 120 डिग्री। अच्छा 120, ठीक है। तमन्ना आपका क्या है आंसर? सर 120 डिग्री। 120 डिग्री, ठीक है। तो शायद सही लग रहा है आंसर तो देख के तो मुझे। ठीक है भाई, आओ देखते हैं। हमें गिवन है कि दो वेक्टर हैं p एंड q, उनका मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? वेक्टर r के इक्वल है। ठीक है, यानी कि p इक्वल टू q इक्वल टू r। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अप्लाइंग द फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर जनरल नॉलेज क्या बोलते हैं लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, बट हम फॉर्मूले से कर लेते हैं ताकि सीधा सीधा रहे। हमें गिवन है कि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq cos थीटा। ये कहाँ से आया? कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर पुटिंग द वैल्यूज p इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, इनके बराबर वैल्यूज पुट कर दें। तो r को रख दिया p स्क्वायर, p को भी रख दिया p स्क्वायर और q को भी रख दिया p स्क्वायर, और यहाँ पे रख दिया 2, p को p, q को फिर वैल्यू p, क्योंकि p एंड q एंड r ऑल थ्री आर इक्वल cos थीटा। अब देखो बेटा क्या आंसर आया, p स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा, ये आई वैल्यू। अब हम क्या करने वाले हैं, इधर हम लोग पी स्क्वायर को हटा दें, दोनों साइड से हटा सकते हैं। देन वी हैव 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कोस थीटा, यानी कि हमारे पास है कोस थीटा इक्वल्स टू, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? -1/2। अब हमें माइनस वैल्यूज का पता नहीं है कि -1/2 पे कोस थीटा क्या होता है, तो एक दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इसको लिख लें 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2, और कोस थीटा को और 1 प्लस कोस थीटा को ऐसे लिख लें हाफ एंगल फॉर्मूला से। क्या होगा? कोस 2 थीटा क्या होता है? 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो उस हिसाब से 2 कोस स्क्वायर α/2 कर देंगे, θ/2 सॉरी, हम थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं, 1/2 करेंगे, इस हिसाब से सोल्व करेंगे तो फिर हमारा θ/2 है वो 60 आ जाएगा और थीटा जो है वो 120 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। अदरवाइज हमें ये पता है कि अगर -1/2 पे कोस थीटा क्या होता है, तो फिर हम सीधा थीटा इक्वल टू 120 यहाँ से लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से इसको अलग तरीके से एक्सपेंड कर लेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला से, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा करेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए इसको देख लो
और बाकी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज डिनर कर लो सब लोग डिस्कनेक्ट करके बेटा। चलो, एक बच्चे ने किया, बड़ी खुशी हुई यार। ये जो है बेटा, आपका नाम क्या है? नाम मैं भूल जाता हूँ यार, नाम सर तुम्हारा अलग है। शाजिया। क्या नाम है बेटा? सर शाजिया बेगम। अच्छा, शाजिया बेगम, ठीक है बेटा, शाबाश। सर थैंक यू। थैंक यू बेटा। चलो ठीक है भाई, डिस्कनेक्ट करते हैं, डाउट नहीं है तो कल मिलेंगे। कल आपकी क्लास इसी टाइम है, 6:30 से 7:30। चलो, सर कल सेकंड क्लास है शायद। नहीं। हाँ मे बी 7:30, 7 से 8 भी हो सकती है, एक सेकंड देखता हूँ। हाँ सर आज कल रात सेकंड, को 8 से 9 है कल बेटा, कल 8 से 9 है। ठीक है, ठीक है, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय। बाय सर। बाय बेटा, गुड नाइट। सर सी यू।